हाय बच्चों, आज आवाज शुरू करते हैं। ये हरियाणा बोर्ड के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अभी आपके मिड टर्म में पूछे जाएंगे। ये फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आप अगर इनको प्रैक्टिस करके जाते हो। देखिए, फर्स्ट टॉपिक जो है वो है इंपॉर्टेंट यूनिट्स। क्वेश्चन पूछेगा पक्का 100% कि इंपॉर्टेंट यूनिट की किसका यूनिट क्या होता है। जैसे कि पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता, इसका जो सूत्र होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है उसे कहते हैं डायोप्टर। क्या होता है ये? डायोप्टर। याद रखिएगा, इसका हो जाएगा क्या? डायोप्टर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो इसका आंसर याद रखना क्या? डायोप्टर। ठीक है, वापस देखते हैं, डायोप्टर। ठीक है, हिंदी में इसको डायोप्टर कहेंगे। वहीं इलेक्ट्रिक करंट, इसका क्या होता है? एम्पियर, विद्युत धारा। ठीक है, हिंदी में कहेंगे इसको विद्युत धारा, इसका एम्पियर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको विभवांतर कहते हैं। ठीक है, इसका हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, वहीं जो पावर, विद्युत शक्ति, इसका जानते हो आप वाट। क्या जाएगा? वाट। ठीक है, वहीं अगर बात करें थोड़ा सा और देखते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जैसे रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको प्रतिरोध कहेंगे। प्रतिरोध का होता है ओम। क्या होता है? ओम। वहीं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता। ठीक है, इसका हो जाएगा ओम मीटर। क्या है इसका? ओम मीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, 100% एक क्वेश्चन यहां से तो आपको बन रहा है। तो एक तो ये हो गया यूनिट। क्या देखिए वापस से एक बार, अगर बात करें जो लेंस होता है उसका पावर, ये हो जाएगा डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर। इलेक्ट्रिक करंट का हो जाएगा एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको विभवांतर कहते हैं, इसका हो जाएगा वोल्ट। इलेक्ट्रिक पावर जो है इसका हो जाएगा वॉट। ठीक है, शक्ति का। रेजिस्टेंस इन प्रतिरोध का हो जाएगा ओम, और रेजिस्टिविटी का हो जाएगा ओम मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का 100% क्वेश्चन आ रहा है, छपा हुआ है सब पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आधे घंटे में आप पूरा इसको रिवाइज कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? परावर्तन नहीं, अपवर्तन। देखो होता क्या है, जब लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से थोड़ा सा हट जाती है, डाइवर्ट हो जाती है। एक क्या होता है इस तरीके से, ये है, मानते हैं कि ये क्या है? रेयर मीडियम। ऊपर नीचे क्या है? डेंसर मीडियम। तो जब आप लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कहते हैं। तो अपवर्तन क्या है? इसकी अगर डेफिनेशन कहें तो व्हेन, नोट कीजिए, कॉपी उठाइए, याद भी कीजिएगा, इसी को डिफाइन कर देंगे। व्हेन लाइट passes from one medium to another, it divert from its actual path। ठीक है, जब लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे में आ जाती है तो वह अपने पथ से हट जाती है। हिंदी में कहेंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने पथ से हट जाता है। इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, याद रखिए प्रीसेट डेफिनेशन, व्हेन लाइट passes from one medium to another, it diverts from its actual path। ये क्वेश्चन पक्का आ रहा है। अब देखिए यहीं पे इसके दो नियम है, मैं इसको इरेज करता हूं, अगर आपने नोट नहीं किया तो आप डेफिनेशन वापस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब ये क्या है, इस तरीके से अगर ऊपर माने कि डेंसर मीडियम है, सॉरी रेयर मीडियम है, और नीचे डेंसर मीडियम है, तो लाइट ऐसे आएगा, थोड़ा सा ये इस तरीके से बेंड हो जाएगा। इसे कहते हैं आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये होता है आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है इंसिडेंट रे जो आ रही है यानी आपतित किरण, इंसिडेंट रे। ये है रिफ्लेक्टेड रे यानी कि अपवर्तित किरण, और ये होता है नॉर्मल। ठीक है, तो फर्स्ट जो इसका देखो, इसके दो नियम है। पहला तो होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइज ऑन द सेम मीडियम, कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अवलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है
सेकंड है कि रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, बस इतना याद रखिए कि साइन आई और साइन आर का अनुपात नियतांक होता है, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट। ये कर सकते हैं आप, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट, यानी साइन आई और साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। तो ये हो गए दो इसके नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे, 100% क्वेश्चन आएगा। इसे क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, इसको एक बार आप रिवाइज करके जाएंगे फटाफट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, इसको मैं रेज कर देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जहां से क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है कि किसी दर्पण से आप किसी दूरी पर खड़े हो तो आपका प्रतिबिंब सीधा सदैव सीधा बनेगा, और ठीक है, तो कह रहा है कि नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट। देखिए, हमेशा ऑलवेज इरेक्ट, इरेक्ट में सीधा, और वर्चुअल इमेज जो बनता है किस किस मिरर बनेगा? तो एक तो है हमेशा जो बनेगा वास्तविक सीधा, तो एक तो होता है हमारा प्लेन मिरर जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो, राइट। एक तो होता है प्लेन मिरर, समतल दर्पण, और एक होता है आपका कन्वेक्स मिरर। कौन सा? कन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण। ठीक है, इन दोनों में आप जब भी कहीं पे भी खड़े हों या इमेज ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखें, इनसे हमेशा कैसा बनेगा? सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा एवं आभासी प्रतिबिंब बनता है हमेशा। ठीक है, अगर कभी पूछे कि किस में इन्वर्टेड एंड रियल इमेज बनेगा, वास्तविक, जब भी वास्तविक इमेज कैसे बनेगा? उल्टा प्रतिबिंब किसमें बनता है? तो ये याद रखना, हमेशा कनकेव मिरर होगा। क्या होगा? कनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा। हमेशा छोटा इमेज किस बनेगी? सदैव स्मॉल इमेज, यानी छोटा इमेज बनता है इसमें कन्वेक्स में। कन्वेक्स जो है वो हमेशा, यानी कि जो उत्तल है वो हमेशा छोटा इमेज बनाएगा। ये बात हो रही मिरर की, इंपॉर्टेंट है, तो इतना टॉपिक याद रखिए। फिर से हमेशा कैसा? इरेक्ट सीधा, और वर्चुअल बनाएगा। दो मिरर हैं, एक है प्लेन मिरर और एक है कन्वेक्स। हमेशा छोटा इमेज किस बनेगी? तो वो है कन्वेक्स, यानी कि अवतल, उत्तल। और अगर पूछे कि किसमें इन्वर्टेड इमेज बनती है, यानी उल्टी इमेज किस बनती है, तो वो है हमारा कनकेव। ठीक है, मिरर के बारे में इतना याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन एक पक्का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नोट हो गया? अब देखिए, कह रहा है कि जो मिरर है उसका मेन जो फोकस होता है उसको डिफाइन कीजिए। किसको डिफाइन करना है? फोकस ऑफ द मिरर को डिफाइन करना है, प्रिंसिपल फोकस को। देखिए, फोकस क्या होता है? ये मिरर है, ये कौन सा मिरर है आप जानते हैं? ये कनकेव मिरर है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां से लाइट ऐसे आएगी, टकरा करके कहां से पास होती है? फोकस से। तो फोकस क्या है? अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो क्या है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच रे ऑफ लाइट मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन। तो क्या है? अ पॉइंट ऑन द principal axis at which ray of light meet after reflection। हो गया डिफाइन? अब देखो, यानी कि ये जो है, ये क्या है? वो पॉइंट है, कहां पर है? प्रिंसिपल एक्सिस पर, जहां पर रे जो है वो आपस होकर के रिफ्लेक्शन के बाद मीट करती है। तो क्या कहेंगे कि मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां पर परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें आपस में मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, ये जो फोकस होता है, ठीक है, ये जो फोकस होता है, वापस देखिए, जैसे ये मिरर है, ठीक है, और ये इसका फोकस हुआ यहां से यहां तक।
तो यहाँ जो डिस्टेंस होती है कहां तक, पोई तक की जो डिस्टेंस होती है इसे कहते हैं फोकल लेंथ एफ। और यहाँ पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो डिस्टेंस होती है इसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एफ जो होता है फोकल लेंथ होता है वो r/2 होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है, एफ जो होता है वो r/2 होता है। जैसे मैं कहूं कि जो रेडियस है वो कितना है 30 सेंटीमीटर है, तो फोकस कितना होगा, फोकस इसका होगा आधा यानी कि 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी होगी 15 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 30 है तो उसका आधा 30, आधा 15 फोकस होगा। ठीक है, समझिए, आगे बढ़ो। तो ये देखिए, ये हमारे दो क्वेश्चंस खत्म हो गए। देखिए यहाँ कोई क्या हो है कि नेम द मिरर दैट कैन गिव इरेक्ट इमेज। इरेक्ट में बताया भाई उल्टा इमेज, सॉरी इरेक्ट और इनलार्ज। देखो बड़ी इमेज जब भी वर्ड आ जाए इनलार्ज, चाहे वो कुछ भी कहे, इनलार्ज माने बड़ा इमेज। तो जब भी बड़ा कहेगा तो इसका अर्थ होगा कनकेव की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, कनकेव मिरर, क्योंकि कनकेव मिरर ही हमेशा बड़ी इमेज बनाएगा। ठीक है, तो बड़ा इमेज को बनाता है वो है कनकेव यानी कि अवतल, और छोटा इमेज को बनाएगा हमेशा तो कन्वेक्स। ठीक है, जब भी आपको छोटा इमेज चाहिए तो कन्वेक्स और बड़ा इमेज चाहिए तो कनकेव। अच्छा, कब बनाता है इरेक्ट, वैसे हम बताया कि जो कनकेव होता है, कनकेव बताया था वो रियल बनाता है, और वर्चुअल को बनाता है, यानी इरेक्ट कब बनाता है, सीधा कब बनाता है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को कहां रख दें, इसको समझो, अगर आप ऑब्जेक्ट को कहां रख दें, फोकस कहां रख देते हैं कि देखो ये है मिरर, ये है पोल और ये है फोकस से सेंटर, ये है फोकस। अगर फोकस और पोल के बीच में रख देते हैं ऑब्जेक्ट को, कहां रखते हैं, पूछा जा सकता है कहां पर रखते हैं, फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, तो इसकी इमेज हमेशा कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, जो पीछे बनती है हमेशा। कहां बनेगी, पीछे, इस तरीके से। ठीक है, और बड़ी बनेगी हमेशा। अगर आप इसी को ऑब्जेक्ट कहां रख देते हैं, सेंटर पर रख देते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, देखिए याद रखिएगा, अगर सेंटर पर रख देते हैं तो इमेज कहां बनेगी, हमेशा सेंटर पे ही बनेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहां बनेगी, सेंटर पे बनेगी। और कैसी बनेगी, बराबर बनेगी। तो कभी कोई पूछे कि अगर ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर पर रखा है तो इमेज कहां बनेगी, तो सेंटर पे ही बनेगी। ठीक है, और कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी एंड सेम साइज की बनेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट, सेम साइज की बनेगी। इतना बात याद रखेंगे तो ये कवर हो गया हमारा। अब नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा है कि जो व्हाई डू वी प्रेफर कन्वेक्स मिरर फॉर अ रियर व्यू। जो गाड़ी होती है ना, गाड़ी के जो साइड में मिरर होता है वो कौन सा मिरर होता है, जिसको पश्च दृश्य मिरर कहते हैं। तो ये हमेशा होता है हमारा कौन सा, उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर। पूछा जा सकता है कि कौन सा मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कन्वेक्स क्या करता है, छोटा इमेज बनाता है, स्मॉल इमेज फॉर्म करता है किसका, लार्ज एरिया का। जो बड़ा सा एरिया होता है पीछे का, उसकी इमेज को क्या करता है, छोटा करके दिखाता है, इसलिए हम यूज करते हैं। तो क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इट फॉर्म अ स्मॉल इमेज ऑफ अ लार्ज एरिया। तो पीछे का जो एरिया होता है उसको हम आराम से देख सकते हैं, इस वजह से हम कौन सा यूज करते हैं, कन्वेक्स। अगर आपसे पूछे कन्वेक्स और कनकेव का यूज बताओ, तो यूज ऑफ कन्वेक्स, तो कन्वेक्स का एक तो रियर व्यू मिरर हो गया, रियर व्यू मिरर यानी कि पश्च दृश्य मिरर। और कहां यूज करेंगे, तो जो रोड साइड मिरर होते हैं, ठीक है, रोड साइड मिरर, जो ट्रैफिक लाइट होती है वहां पे कहते हैं, उसमें भी कौन सा होता है, हमारा कन्वेक्स होता है, यानी कि अवतल दर्पण होता है, सॉरी उत्तल होता है, बार बार नाम यहां से। अब बात करते हैं कॉनकेव की। कनकेव यानी कि अवतल दर्पण। देखिए इसका मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो बार्बर शॉप होती है, बार्बर शॉप को बड़ा चेक देखना ना, तो बार्बर शॉप में, नाई की दुकान में। दूसरा होता है जो सोयर कुकर होता है, उसमें भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, जो सोयर कुकर होता है। और दूसरा होता है जो हेड लाइट ऑफ कार जो होते हैं, जो कार का हेड लाइट होता है, वहां पर भी हम कौन सा यूज करते हैं, तो कनकेव मिरर ही यूज करते हैं, अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है। तो एक क्वेश्चन यहां से पक्का बन रहा है, आपको याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूं, आप इसको नोट कर चुके होंगे। ठीक है, नहीं तो पॉज करके नोट कीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि फटाफट खत्म हो जाए, आपको एक बार बस रिवीजन वीडियो है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, यहां से पूछा है कि वन डायोप्टर की डेफिनेशन। तो वन डायोप्टर की डेफिनेशन पूछा है, इंपॉर्टेंट है, पक्का क्वेश्चन आएगा। डिफाइन कीजिए वन डायोप्टर।
तो वन डायोप्टर क्या होता है कि वन डायोप्टर इज अ पावर ऑफ लेंस whose focal length is 1 मीटर। सिंपल है। तो क्या कहेंगे कि एक डायोप्टर ठीक है, उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। कितनी होती है? 1 मीटर होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा, जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है उसकी क्षमता को क्या कहते हैं? एक डायोप्टर कहेंगे। ठीक है, अब यहां देखिए इसका सूत्र समझ लीजिए। P बराबर होता है 1/f। अगर फोकल लेंथ हमारी मीटर में है तो सीधा 1 में भाग दे देंगे, और अगर सेंटीमीटर में तो 100 में भाग देंगे। किसमें? 100 में। आपसे पूछेगा, जैसे क्वेश्चन देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 2 मीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? पावर पूछा, फाइंड द पावर ऑफ अ कनकेव लेंस हुज फोकल लेंथ 2 मीटर है। तो अगर 2 मीटर है तो आपको करना क्या? देखो मीटर में है ना, तो सीधा क्या करेंगे? 1 को भाग देंगे 2 से। आप सिर्फ इतना भी करके आ सकते हैं, या इसको 2 को भाग देंगे 0.5 डायोप्टर। अब यहाँ देखिए कनकेव कहा है उसने, तो कनकेव में हमेशा माइनस, यानी जो अवतल है तो वो हमेशा माइनस। ठीक है, और अगर यही कन्वेक्स कहता, कन्वेक्स यानी उत्तल कहता, तो यही प्लस कहा जाता है, पॉजिटिव हमेशा। तो कनकेव का है तो माइनस का 0.5 डायोप्टर। माइनस इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अब देखो मीटर में दिया था, इस वजह सीधे सीधे हमने 2 से भाग दे दिया 1 को। अगर ये सेंटीमीटर में कहता 20 सेंटीमीटर है, अगर 20 सेंटीमीटर कहता तो हम क्या कहते हैं? 100 में 20 का भाग देते हैं। 20 पंचे 100, तो 5 डायोप्टर हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 100% प्रश्न पूछेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इरेज कर दें। आ जाओ, आप देखो बेटा, कह रहा है कि यहां पे हमें फॉर्मूला लिखना है। एक तो किसका? लेंस फॉर्मूला, और एक है मिरर यानी दर्पण सूत्र। तो ये आप जानते हैं कि 1/f बराबर 1/v और -1/u। अगर यहां माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? ये हो गया हमारा लेंस फॉर्मूला। और अगर यही बीच में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा मिरर यानी दर्पण सूत्र। तो इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से एक क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। देखो क्या कह रहा है कि अ कनकेव लेंस हैज अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। मैंने क्या कहा, जब भी कनकेव शब्द आ जाएगा तो f चाहे हो चाहे पावर हो, वो हमेशा माइनस में आएगा। तो कितना हो? देखो माइनस का 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड? हमें ऑब्जेक्ट कहां रखना चाहिए कि उसकी इमेज जो है वो कितना दूर बने? 10 सेंटीमीटर। कनकेव है तो इमेज कहां बनेगी? देखो ये होता है कनकेव लेंस, तो इमेज हमेशा कहां बनती है? इधर बनती है। तो यानी कि v भी दिया है हमारा कैसा? माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना दिया है? माइनस का 10 सेंटीमीटर। याद रखना कनकेव है। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब आप इसमें पुट कर दीजिए, तो f कितना दिया है? माइनस का 1/15, f 15 रख दिया, बराबर v कितना दिया है? माइनस का 1/10 और माइनस का 1/u। ठीक है, इस 1/10 को आप इधर भेज दो। देखो माइनस का 1/15 तो ऐसे रहेगा, ये माइनस का 1/10 आपके इधर क्या हो जाएगा? प्लस का 1/10 बराबर माइनस का 1/u। समझ गए? अब देखो आगे क्या करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं या इधर कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए क्या था हमारे पास, ये है। अब आप इसमें से 30 का इसमें लीजिए, तो 30 करेंगे तो 15 का भाग 3 पे देंगे, कितना जाएगा? माइनस का 2 बार, 15 दूनी 30, प्लस 10 का भाग भी 30 में 3 बार जाएगा, 3 बराबर माइनस का 1/u। 3 में 2 घटाएंगे क्योंकि माइनस का, तो 1/30 बराबर माइनस का 1/u। इन दोनों को ऊपर कर दिए तो u बराबर कितना? देखो इस माइनस को आप इधर भेज देंगे तो यह आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा? तो 30 सेंटीमीटर पे रखा होगा। इस टाइप से कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको भी टैकल कर सकते हैं। अभी आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फोकस कर रहे हैं, इस वजह से मैं अभी यहाँ पे बहुत कुछ नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ वही करवा रहा हूँ जो आपको बहुत काम का है। अगर ये करते हैं तो आपसे कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा, ठीक है। अब देखिए यहां से कह रहा है कि अंतरिक्ष से आकाश का रंग कैसा दिखता है। तो हमें पता है कि अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखता है, डार्क दिखता है, काला दिखता है। अगर जमीन से देखेंगे तो यहां से अर्थ से जो स्काई है वो कैसा दिखता है, अर्थ से स्काई कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है, ठीक है, नीला दिखता है। क्यों दिखता है पृथ्वी से, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेयर है, जिस वजह से क्या होती है, उसका स्कैटरिंग होती है। क्या होती है, स्कैटरिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का अर्थ होता है प्रकीर्णन, हिंदी में रखेंगे क्या, प्रकीर्णन। तो अर्थ में यानी पृथ्वी में क्या है, वायुमंडल है। तो इस वजह से जब प्रकाश आता है तो टकरा जाता है और टकरा कर बिखर जाता है गैसों से। तो इस वजह से सबसे ज्यादा जिसका प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग होती है, वो किसका होता है, ब्लू कलर होता है। इस वजह से आकाश जमीन से कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। परंतु जब हम स्पेस पे जाते हैं, अंतरिक्ष पे जाते हैं, तो वहां पे क्या नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। क्या नहीं है, एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल नहीं है। इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। तो एटमॉस्फेयर में क्या स्कैटरिंग होगी क्या, तो स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन नहीं होगा, प्रकीर्णन नहीं होगा। और जब प्रकीर्णन नहीं होगा तो क्या आकाश का रंग कैसे दिखेगा, तो जब कोई भी रंग होगा नहीं तो हमें कैसे दिखेगा, डार्क दिखेगा, यानी कि काला दिखता है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या स्कैटरिंग से और क्या हो सकता है, क्वेश्चन ये हो सकता है सर स्कैटरिंग से और क्या क्या होता है। देखो यहाँ देखो, स्कैटरिंग से और क्या क्या देखते हैं हम लोग, स्कैटरिंग यानी कि जिसको हम कहते हैं प्रकीर्णन, इंपॉर्टेंट है। एक तो इससे जो आप टिंडल इफेक्ट देखते हो, क्या देखते हैं, टिंडल इफेक्ट, नाइन्थ पढ़ा था ना, वही है टिंडल प्रभाव। ये भी किससे पड़ता है, वो भी इसी स्कैटरिंग की वजह से होता है, ठीक है। और सुबह शाम, ठीक, तो एक तो ये इतना याद रखिए, स्कैटरिंग से टिंडल इफेक्ट और आकाश का रंग कैसे दिखता है, नीला दिखता है, ठीक है। एक होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, यहां देखिए मैं यहां समझाता हूं आपको। एक होता है एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ठीक है, वायुमंडल परावर्तन, या सॉरी अपवर्तन कहेंगे इसको, वायुमंडल अपवर्तन। अब ये क्या होता है, देखिए ये हमारी पृथ्वी और ये क्या है, गैस की परतें, इस तरीके से। ये मानते कोई सूरज, यहां से जब रोशनी आती है तो ये इन परतों से बार बार क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होते मुड़ मुड़ के हमारे आंख तक पहुंचती है। इसी को कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। तो व्हेन लाइट पासेस from the sun to the different layer of the gases of atmosphere, it reflect multiple times. This is known as atmospheric reflection. जब सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल से गुजरता है तो कई बार इसमें अपवर्तन होता है, इसी को क्या कहते हैं, वायुमंडल अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। इससे हमें क्या क्या देखने मिलता है, तो एक तो आप जानते हैं कि जो डिलेड सनसेट, ठीक है, और बिफोर सनराइज, बिफोर सनराइज ये जो दिखता है वो, यानी कि आप देखते हैं 2 मिनट पहले जो है पूर्व में हमें सूर्योदय दिखता है, और 2 मिनट बाद सूर्यास्त होता है, दिखता है 2 मिनट बाद सूर्यास्त तक हम सन देख सकते हैं। तो ये जो होता है सूर्योदय, पूर्व सूर्योदय, सूर्यास्त, ये भी किस वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह होता है। अब जब मैं विशेष में पूरा विस्तार से पढ़ाता हूं तब बताता हूं, अभी आपसे याद रखो इसको। और हम क्या देख सकते हैं, देखिए अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, क्या, अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार यानी कि तारों की आभासी स्थिति ऑफ स्टार, ठीक है। ये क्या होता है, तारों की आभासी स्थिति, तारे जहां होते हैं वहां ना दिक्कत, थोड़ा सा ऊपर दिखते हैं। ये भी क्यों दिखते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन। तीसरा होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये भी क्यों होता है, इसी वजह से होता है, तारों का टिमटिमाना। तो इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। देखो बताइए कभी जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश रेडिश क्यों हो जाता है, थोड़ा सा रक्ताभ क्यों हो जाता है, तो ये भी स्कैटरिंग की वजह से होता है। कैसे होता है, स्कैटरिंग की वजह से होता है, इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्रकीर्णन की वजह से। इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, ठीक है। अभी से आप इसको फटाफट याद रखिएगा। अच्छा, ये चीज समझते हैं, जो हमारा इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष, ठीक है, रेनबो जो होता है,
रेनबो क्यों बनता है? रेनबो बनने के पीछे वजह होती है, एक तो होता है डिस्पर्सन। क्या होता है? डिस्पर्सन। ठीक है, यानी कि वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण जानते हैं ना, जब प्रिज्म से लाइट जाती है तो 7 रंगों में बढ़ जाती है, ठीक है, विबग्योर के फॉर्म में। दूसरा होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। और एक होता है रिफ्रैक्शन। तो अगर इनमें से तीनों का नाम नहीं दिया है तो जो भी दिया होगा वो सही हो जाएगा, और अगर तीनों दे रखा है तो तीनों सही होगा, अपवर्तन। तो ये तीनों घटनाएं इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहां तक याद रखिएगा। अब एक टर्म है, ये है हमारे जो आंख होता है, ह्यूमन आई जो होती है, तो उसका पूछा है कि पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है। देखिए पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, हम जानते हैं जो आंख है वो मिनिमम कितना देख सकती है, तो 25 सेंटीमीटर, कि कम से कम कितना देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर। और दूर तक कितना देख सकते हैं, तो इनफाइनाइट यानी अनंत तक। तो दूर तक कितना देख सकते हैं हम, इनफाइनाइट देख सकते हैं, परंतु पास कम कितना देख सकते हैं, तो वो है 25 सेंटीमीटर। तो ये जो दूर देखने का और पास देखने की जो हमारी पावर है आंख की, उसी को कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो दूर का देखने और पास के देखने की जो क्षमता है वो उसको क्या कहते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन। और ये होता कैसा है, तो जो हमारा लेंस होता है वो अपने साइज को क्या करता है, एडजस्ट करता है। साइज को क्या करता है, एडजस्ट करता है। और इस एडजस्ट करने में, यानी साइज को एडजस्ट करने में कौन हेल्प करता है, तो सिलियरी, ठीक है, जो मसल्स होती हैं, यानी कि जो पक्षमापी पेशियां होती हैं, वो इसको मदद करते हैं। क्योंकि देखो लेंस ऐसे फिक्स रहता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फिक्स रहता है ये इसको प्रेशर डालते हैं, यहाँ पे ये अपने साइज को मोटा और पतला करता है, जिससे हम दूर का और पास का देख पाते हैं। जब ये जो मसल्स है ये कमजोर हो जाती हैं, पक्षमापी पेशियां, और हमारा ये तो लेंस है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो दूर का और पास का साफ साफ नहीं दिख पाता है। इसे कहते हैं प्रेसबायोपिया। क्या कहते हैं इसको, प्रेसबायोपिया, ठीक है, बायोपिया। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, जब हम पास का और दूर का नहीं देख पाते हैं, इसे क्या कहते हैं, प्रेसबायोपिया। और इसका करेक्शन कैसे कर पाते हैं, तो इसका करेक्शन किया जाता है फिर एक इस तरीके का लेंस होता है जिसमें ऊपर होता है कनकेव और नीचे होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये इसको जरूर पढ़ के जाइए आप, इंपॉर्टेंट है इतना टॉपिक, ठीक है। अब आगे देखिए, मैंने इतना समझा दिया आपको। एक जो आपको पढ़ के जाना है वो है डिफेक्ट ऑफ आई। मैंने आपको एक बता दिया कौन सा है, प्रेसबायोपिया। दो आपको पढ़ के जाना है, और एक को कहते हैं नियर साइटनेस, निकट दृष्टि दोष, नियर साइटनेस, और एक है फार साइटनेस। क्या है, फार साइटनेस, दूर दृष्टि दोष। नियर मैंने नजदीक का दिखता है पर दूर का नहीं दिखता है, नाम से अपोजिट। और फार मैंने दूर का दिखता है बट पास का नहीं दिखता है। तो ऐसे, तो इसमें करेक्शन याद रखिएगा कि नियर साइटनेस में मींस नजदीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। तो जब दूर का नहीं दिखता तो इसमें हम यूज करते हैं कौन सा, कनकेव लेंस। कौन सा, कनकेव। जब दूर का ना दिखे, यानी कि जो नियर साइट है उसमें कौन सा यूज करेंगे, कनकेव। और बताइए, मुझे बताओ कौन सा यूज करते हैं, ठीक है। और जो फार साइट है, दूर का तो दिखता है, पास का नहीं दिखता, तो पास का नहीं दिखता निकट दृष्टि दोष में, सॉरी दूर दृष्टि दोष में, पास का नहीं दिखता, इसमें यूज करेंगे हम कौन सा, कन्वेक्स उत्तल लेंस। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनके वजह कारण क्या है और इनकी डेफिनेशन भी आप इंपॉर्टेंट है, याद करके जाइएगा। अब देखिए कुछ को डेफिनेशन है, मैं यहां फटाफट बताता हूं आपको, कि जैसे एक तो है 1 एम्पियर की डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट है, याद करके जाइएगा। 1 वॉट की और 1 किलोवाट, 1 किलोवाट आवर की, इन तीनों की डेफिनेशन 1 एम्पियर, 1 वॉट, 1 किलोवाट आवर पक्का है, 100% याद करके जाइएगा। नेक्स्ट है ओम का नियम। ओम से जाओ, ओम का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओम का नियम 100% आएगा, याद करिएगा। ओम का नियम क्या कहता है कि किसी परिपथ में प्रवाहित धारा, मान सपोज ये कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में बैटरी है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस है, तो इसमें से कितना वोल्टेज बैटरी और इसमें कितना करंट है, तो कहता है V प्रोपोर्शनल टू I होता है, या कह सकते हैं V बराबर होता है IR, ठीक है। V बराबर क्या होता है, IR, VIR, वीर कह सकते हैं VIR, या I बराबर होता है V अपॉन में R, या R बराबर होता है V अपॉन में I। ये तीन फॉर्मूले हैं, फटाफट ओम का नियम, ओम से याद करके जाना है, पक्का है। इसका ग्राफ समझो इस तरीके से जाता है, यहाँ पे क्या है, ये I है, ये क्या है, V है, ठीक है। तो क्या है, व्हेन करंट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, करंट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल
डिफरेंस मोस्ट इंपोर्टेंट है, इतना याद करेंगे काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध जो है, इसका बताया था यूनिट क्या होता है, ओम होता है, और इसको आर से नोट करते हैं। इसको अब ये कैसे घट बढ़ सकता है, इसके 4 फैक्टर है, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कौन कौन से कारक हैं जो इस पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर हैं, तो इंपॉर्टेंट है। एक तो है नेचर ऑफ कंडक्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट, नेचर ऑफ कंडक्टर। ठीक है, यानी कि चालक की प्रकृति, कि वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है, गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है। दूसरा है लेंथ, ठीक है, ऑफ कंडक्टर, ठीक है, चालक की लंबाई। ठीक है, तीसरा है क्रॉस सेक्शन एरिया या मोटाई, क्रॉस सेक्शन एरिया, उसकी मोटाई कितनी, क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि मोटाई, तार की मोटाई या चालक की मोटाई। और चौथा है टेम्परेचर, तापमान। ठीक है, ये 4 फैक्टर कम से कम याद करके आप जाइएगा, इन 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। देखो, तार जितना बड़ा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, तार जितना मोटा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, और टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा। ठीक है, गुड कंडक्टर कौन सा होता है हमारा, सबसे अच्छा कंडक्टर होता है सिल्वर, जो चांदी होता है वो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट देखिएगा, चांदी सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक है, आपको बताऊंगा, बाकी ये फटाफट आप सिर्फ समझो इतने क्वेश्चंस, कम से कम एग्जाम में ये तो करके आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, देखो आगे समझो। ठीक है, कि इतना कम से कम क्वेश्चन हम कर ही दे, वहां पर छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, एक फॉर्मूला भी होता है, याद रखिएगा, ये देखिए, आर बराबर होता है रो है अपॉन में ए। रो को क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं, अभी आपको रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता कहते हैं इसको, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अब मैं आपको जब दोबारा से पूरा वीडियो आएगा डिटेल में, वहां आप समझिएगा, पर अभी आप इसको याद रखिएगा, ओम मीटर। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आप इसको 500 सब्सक्राइब करवा देते हैं तो मैं आपको बोर्ड एग्जाम का पूरा एकदम टू द वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, जिसमें आप एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएंगे। इसी में आपको मैथ, साइंस, सब सब्जेक्ट के वीडियो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आएंगे, सिर्फ आप अगर उनको पढ़ते हैं, मेरी गारंटी है कि उससे कोई बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अभी हम केमिस्ट्री का सीधा इसका केमिस्ट्री आएगा और बायो आएगा, तो यानी कि एक साथ आपका एग्जाम से पहले आप इसको पढ़ के जरूर जाइए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, कह रहा है कि अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, कोई एक बैटरी है, तो तार है, उस तार का जो पोटेंशियल डिफरेंस V दे रखा है, कितना दे रखा है, कह रहा है 60 वोल्ट है। इट ड्रॉ अ करंट, उसको करंट कितना चाहिए, I कह रहा है, ये रहा भैया 4 एम्पियर, कि अगर उसका V कितना है 60 है, तो करंट कितना चाहिए 4। कह रहा है अगर इस V को बढ़ा के कितना कर देते हैं, 120 कर देते हैं, तो करंट कितना हो जाएगा। देखिए ये कितना गुना हो रहा है, 60 से 120 दुगना हो रहा है, तो 4 का दुगना कितना होगा, 8 एम्पियर, आ गया आंसर। ठीक है, तो क्या करना है, देखो सिंपल है, V1 अपॉन V2 बराबर I1 अपॉन में I2, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। फिर से देखिए, फिर से बताता हूं, V1 अपॉन V2 बराबर I1 अपॉन में I2। V कितना था 60, आपको कितना हो गया 120, I कितना था 4, और I2 हमें पता करना है कि अब कितना करंट हो जाएगा, तो 60 दूनी 120 क्रॉस कर देंगे, तो I2 कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 एम्पियर। हो गया याद, कुछ नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको फटाफट, जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है, आप जानते हैं कि जो पैरेलल सिस्टम होता है, समांतर क्रम होता है संयोजन, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, समांतर क्रम संयोजन का महत्व, समांतर क्रम संयोजन जो है उसका महत्व क्या है, आप बता दीजिए फटाफट। एक तो हम सेपरेट स्विच यूज कर सकते हैं, सेपरेट स्विच कैन बी यूज्ड, हर एक तार, हर एक डिवाइस के लिए क्या करते हैं, एक स्विच यूज कर सकते हैं। इसमें वेस्टेज ऑफ करंट या वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें क्या होता है, नो वेस्टेज ऑफ, ये कह सकते हैं कम वेस्टेज होता है, तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी की बर्बादी, ऊर्जा की यानी कि करंट की बर्बादी, इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी वेस्टेज कम होता है। ठीक है, तीसरा कह सकते हैं इट डज नॉट इफेक्ट, बस इतना 2 याद रखिएगा आप के हिसाब से, बाकी तो बहुत सारे हैं वो याद करवा दूंगा बाद में, तभी 2 याद रखेंगे फटाफट। ठीक है, ओके, तो
तो ये हो गया हमारा, एक तरीके से हमने सारे टॉपिक को 35 मिनट में खत्म कर दिए, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे हिसाब से हैं। अगर आप इतने भी करके जा रहे हैं तो आप इस मान के तकिए कि आपने, अब देखो दो डिवाइस थोड़ा हो जाती है। एक होता है अमीटर, क्या होता है अमीटर, ठीक है। अमीटर जो होता है वो किसको यूज करते हैं, तो वो नापता है करंट को, विद्युत धारा को। क्या नापता है, विद्युत धारा, नहीं करंट नापता है, ये पूछ सकता है कभी। और एक होता है वोल्ट मीटर, ठीक है, तो ये क्या मापेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। क्या नापता है ये, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, विभवांतर। ये इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जितने भी इंपॉर्टेंट। आप एक चीज समझिए थोड़ा सा, एक होता है जैसे किलोवाट आवर, क्या होता है किलोवाट आवर, सुना है ना अभी बताया पीछे, उसकी डेफिनेशन याद करके आना है। इसका मतलब होता है किलोवाट आवर, ये किसका यूनिट है, तो ये एनर्जी का, ऊर्जा का मात्रा, किसका मात्रक है, ऊर्जा का, एनर्जी का, ठीक है। और एक किलोवाट आवर जो होता है वो होता है किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा फिजिक्स का। अगर आप इतने क्वेश्चंस करते हैं, मेरे हिसाब से इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, अगर आप 15 से 20 प्रश्न हैं जिनको आप फटाफट निपटा दे सकते हैं, और अगर आप इतना पढ़ते जा रहे हैं तो ये मानिए कि आप 90% क्वेश्चन करने की क्षमता में होंगे, ठीक है। 90% क्वेश्चन आप जो है वो कर देंगे, ठीक है। तो छोटे से वीडियो में मैंने आपको ये सारे टॉपिक समझा दिए जितने इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आए हैं तो थम्स अप जरूर कीजिएगा, और शेयर तो करना ही करना है दोस्तों के साथ, ठीक है। जितना मोटिवेट करेंगे मैं उतने ही नए नए वीडियो आपको देता रहूंगा, ठीक है बच्चों। तो जय हिंद, धन्यवाद, पढ़ते